ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। जो मेरे पास एक इनिशियली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था ऑफ कैपेसिटेंस C और मैंने उसको एक चार्ज कर दिया टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V0 एंड चार्ज करने के बाद मैंने बैटरी को जो है वो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया हूं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो कि 1/3 एरिया जो है वो इस डाइलेक्ट्रिक जो है वो हमारा कवर करे। ठीक है, राइट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है। तो ऑब्वियस सी बात है, अपर प्लेट पे जो हमारा चार्ज होगा वो अपर प्लेट पे चार्ज हमारा रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, सिमिलर लोअर प्लेट पे भी चार्ज जो है वो हमारा रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो मैंने देखा जो चार्ज है, टोटल चार्ज जो है वो कवर्ड और अनकवर्ड पार्ट में हमारा इक्वल है। तो सवाल यहां पर ये है जो K कितना है, जो डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे हमारा पोलराइजेशन के दौरान जो चार्ज आया है उसका डेंसिटी कितनी है, और फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स कितना है। ठीक है, एक काम करो, एरिया दिया हुआ नहीं है तो सिग्मा पी के बदले QP निकाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। QP जो है वो निकाल दो एंड डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में हमारा फोर्स जो है वो हमारा कितना हो रहा है। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान दो, दो इंपॉर्टेंट बात है। जो टोटल चार्ज इन प्लेट्स, जो हमारा टोटल चार्ज ऑन प्लेट्स होगा, वो टोटल चार्ज ऑन प्लेट्स तो हमारे पास अभी भी एग्जैक्टली CV0 ही रहने वाला है। उस पर तो किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया हो तो चार्ज नहीं बदल सकता है। और दूसरा जो है, इन दोनों पार्ट्स पे जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि प्लेट हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो E in both the parts are definitely same। ये तो हमारा होना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को तो सेम जो है वो हमारा होना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ना, अब ध्यान दो, यहां का एरिया अगर मैं बोलता हूं A/3 और तो यहां का एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2A/3। ठीक है ना, टोटल चार्ज इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, टोटल चार्ज जो है वो हमारे पास इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो सिग्मा कवर्ड इंटू A/3 दैट विल बी CV0/2। तो जो हमारे पास सिग्मा कवर्ड आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 3CV0/2। ठीक है, और सिमिलरली जो हमारे पास सिग्मा अनकवर्ड होगा, चार्ज तो उतना ही है, बस एरिया जो है वो हमारा डबल है, तो सिग्मा अनकवर्ड होगा 3CV0/4A। ये हमारे पास सिग्मा कवर्ड और सिग्मा अनकवर्ड आ गया। अच्छा, तो एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने का ट्राई कितना कर रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कवर्ड करने का ट्राई कर रहा है, जो ट्राई हो रहा है वो तो डेफिनेटली ट्राई हो रहा है सिग्मा कवर्ड बाई ε0। ठीक है, बट जो हमारे पास हो जाएगा वो है सिग्मा कवर्ड बाई ε0 इंटू 1/k। ठीक है, हो तो उतना जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन द अनकवर्ड रीजन जो होगा वो तो सिंपली आ जाएगा सिग्मा अनकवर्ड बाई ε0। बट ये दोनों हमारा डेफिनेटली इक्वल होना पड़ेगा। तो ये दोनों हमारा इक्वल अगर होगा तो हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं, जो सिग्मा कवर्ड बाई K विल बी सिग्मा अनकवर्ड। तो K का वैल्यू जो आएगा दैट इज सिग्मा कवर्ड बाई सिग्मा अनकवर्ड, एंड इफ वी सी द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा, राइट। अच्छा,
अब बोला है जो पोलराइजेशन का चार्ज जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारे पास कितना हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दो, जो अंदर पे कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतना ही हो रहा है, तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, जो सिग्मा कॉवर्ड माइनस सिग्मा पोलराइजेशन दैट मस्ट बी इक्वल्स टू सिग्मा अनकॉवर्ड, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम हो रहा है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, जो सिग्मा पोलराइजेशन है वो होगा सिग्मा कॉवर्ड माइनस सिग्मा अनकॉवर्ड। एंड इसको अगर मैं आप सब्सट्रैक्ट करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3CV0 by 4A। ये हमारे पास सिग्मा पोलराइजेशन हो जाएगा। समझ में आया ना। कुल मिला के जो नेट चार्ज डेंसिटी है वो तो हमारा सेम होना ही पड़ेगा, क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेफिनेटली हमारे पास सेम है। यानी कुल मिला के अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास डी वेक्टर तो डिफरेंट है, बट ई वेक्टर जो है वो हमारा सेम है दोनों जगहों पर। जो मैंने वहां पे डी वेक्टर इंट्रोड्यूस किया था उस चीज पे वापस जाओ, वो हमारा काफी हेल्प करेगा। एंड ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा पोलराइजेशन। तो सिग्मा पोलराइजेशन आ जाने के बाद जो मुझे अगर क्यू पोलराइजेशन निकालना हो, एरिया तो A/3 है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3CV0 by 4A into A/3, that will be 0.25 into CV0। ओके दोस्तों, तो थर्ड पार्ट देखते हैं जो फोर्स कितना काम कर रहा है इसके बारे में। तो थर्ड पार्ट के लिए ध्यान दो, जो हमारा अनकवर्ड पार्ट है, जो हमारा अनकवर्ड पार्ट है, उस अनकवर्ड पार्ट पे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वहां पर तो हमारा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टोटली प्लेट का ही कंट्रीब्यूशन है। तो ई एक्सटर्नल जो होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट विल बी सिग्मा अनकवर्ड बाय 2ε0। ये हमारे पास आएगा सिग्मा अनकवर्ड बाय 2ε0। तो ये हमारे पास आ जाएगा नीचे वाले प्लेट के लिए। मैं ऊपर वाला प्लेट का अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करूं तो 3CV0 by 8A/0। टोटल जो होगा वो सिग्मा बाय ε0 होगा। उसका आधा जो है वो उसका खुद का कंट्रीब्यूशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास जो फोर्स लगेगा F1 इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज अ 3CV0 by 8A/0। ठीक है, into the total charge that will be CV0 by 2। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, that will be 3C²V0² by 16A/0। ये हमारे पास हो गया है ड्यू टू द अनकवर्ड पार्ट। और अब अगर हम लोग कवर्ड पार्ट के बारे में देखें तो देखो, ध्यान दो दोस्तों, कवर्ड पार्ट में खास बात है, जो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर क्या हो रहा है उस पे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जो एक्चुअल में क्रिएट होने का ट्राई हो रहा था, मैं यहां पर बात करूंगा E0 एक्सटर्नल, दैट विल बी सिग्मा कवर्ड बाय 2ε0। भाई डाइलेक्ट्रिक ने उसका इफेक्टिव सिग्मा को कम किया है, उस बात से कैपेसिटर को, प्लेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो तो केवल जो हमारा बिफोर पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड था उसी के चलते होगा। तो दिस विल बी सिग्मा कवर्ड बाय 2ε0 एंड दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 3CV0 by 4A/0। तो हमारे पास जो फोर्स हो जाएगा, जो कवर्ड पार्ट पे जो फोर्स लगेगा F2 इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी 3CV0 by 4A/0
इंटू सी वी नॉट बाई 2, 3c स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई 8a एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा लगने वाला है, राइट? समझ में आया? ध्यान देना, जो फोर्स लगेगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर आ जाएगा तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड अपना वापस पुरानी जो शक्ल है, दैट इज सिग्मा कवर्ड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वो वैल्यू पकड़ लेगा, जिसके अंदर खुद का कंट्रीब्यूशन जो है उसका आधा है, दैट इज सिग्मा कवर्ड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसमें ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा काम का नहीं है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा काम का नहीं है। इस बात को हम रियलाइज करें, ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक और प्लेट के बीच में थोड़ा सा गैप तो है, ठीक है, और जैसे ही होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो तो डाइलेक्ट्रिक का लोअर स्लैब और जो हमारा प्लेट है उन दोनों को भी अकाउंट करके हमें नेट वैल्यू देगा। केवल प्लेट के ऊपर फोर्स जो होगा वो तो हमारा जो नॉर्मल प्लेट्स पे जो चार्ज है उनके डेंसिटी पर ही डिपेंड करेगा। तो हमारे पास जो नेट फोर्स आ जाएगा दैट विल बी F1 प्लस F2, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 9c स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई 16a एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, F बिफोर कितना था? वो तो सिंपल था, दैट विल बी सिंपली q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो c स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो जो नया f है, ध्यान देना, वो 9/8 टाइम्स द प्रीवियस फोर्स था, यानी डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद जो हमारा फोर्स है दोनों प्लेट के बीच में वो डेफिनेटली हमारा इंक्रीज किया है। ओके दोस्तों, तो ये वाला देखते हैं हम लोग क्या है। जो हमारे पास यहां पर है 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड है, K, 2K और 3K का। तो हमें निकालना है जो सिग्मा मैक्स बाई सिग्मा मीन ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स कितना होगा। सिग्मा polarization on the on dielectric surfaces. Find C equivalent of the if all three has equal volumes, यानी जो टोटल प्लेट एरिया है A वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, A/3, A/3, A/3। द थर्ड पार्ट इज वेरी सिंपल, वो तो तुम ऑब्वियसली कर डालोगे, उसको लगेगा दिमाग नहीं लगानी है। मेन जो है फर्स्ट 2 पार्ट उसके ऊपर ध्यान देते हैं। अब सबसे पहले रियलाइज करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे के सारे जो हमारा कैपेसिटर्स है, कैपेसिटर के पार्ट्स है, वो अल्टीमेटली तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है मेटालिक बॉडी होने के कारण। तो हम एक चीज देख सकते हैं, इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमारा डेफिनेटली तीनों में इक्वल होने वाली है, राइट? तो हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं, जो E into D, that distance, that must be equals to V naught, the total potential drop। यानी अंदर का जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा V naught by T। ठीक है, राइट? अब मैं अगर तीनों जो पार्ट है उस पर फ्री चार्ज का डेंसिटी लिख देता हूं, सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। तो दोस्तों ध्यान देना, हम एक चीज लिख सकते हैं, सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई के, सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई 2k, दैट विल बी सिग्मा 3 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई 3k। और यही तो हमारा E का वैल्यू हो जाएगा। सो सिग्मा 1 हमारे पास हो जाएगा, दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट KE। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा।
सिग्मा 2 हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू 2ke, और सिग्मा 3 हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू 3ke। ये हमारे पास हो जाएगा। तो ऑब्वियसली सिग्मा 3 हमारा मैक्सिमम है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं सिग्मा मैक्स बाई सिग्मा मिनिमम, दैट विल बी सिग्मा 3 बाई सिग्मा 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। एंड ई का जो वैल्यू है वो तो हम अगर इंडिविजुअली सिग्मा 1 और सिग्मा 2 और सिग्मा 3 निकालने बोले तो भी हम निकाल देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब बोला है जो सिग्मा पोलराइजेशन ऑन ऑल द स्लैब्स। तो सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए ध्यान देना, जो हमारा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा पोलराइजेशन 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, वही तो हमारा ई है। इस चीज पर अगर हम ध्यान दें, वही चीज तो हमारा ई है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा पोलराइजेशन 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो हमारा ई है। कुल मिला के दोनों को अगर मैंने एक सरफेस में कंसीडर कर लिया तो टोटल चार्ज जो होगा वो तो हमारा इतना होने वाला है, राइट। सो ई का वैल्यू जो है वो मैं लिख सकता हूं सिग्मा 1 बाई के एप्सिलॉन नॉट। ये चीज तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट गॉन, तो जो हमारे पास सिग्मा P1 आ जाएगा, दैट विल बी सिग्मा 1 इंटू 1 माइनस के। ठीक है, एंड दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज एप्सिलॉन नॉट के V नॉट बाई डी 1 माइनस 1 बाई के। तो यहां पर हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट V नॉट बाई डी इंटू के माइनस 1। सिमिलरली दूसरा क्या आ जाएगा, सिग्मा पोलराइजेशन 2 कितना आ जाएगा मेरे पास, सिग्मा 2 इंटू 1 माइनस 2k, that will be epsilon naught V naught by 2d by d 2k minus 1, and sigma P3 जो आएगा that will be 1 minus 3k epsilon naught V naught by d into 3k minus 1। तो पोलराइजेशन का जो चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास यहां से आ जाएगा। एंड फॉर द थर्ड पार्ट इफ वी कंसीडर, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तीनों का प्लेट का एरिया जो है वो है हमारा 1 1 a/3 a/3 a/3। तो C1 जो आ जाएगा दैट विल बी k एप्सिलॉन नॉट a/3d। C2 आ जाएगा 2k एप्सिलॉन नॉट a/3d, और C3 हमारे पास हो जाएगा 3k एप्सिलॉन नॉट a/3d। ये हमारे पास आ जाएगा C1 C2 एंड C3, ये तीनों का कैपेसिटेंस। एंड उसके बाद अगर हम ध्यान दें, C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज, तो C इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा C1 plus C2 plus C3, that will be 4k epsilon naught a, 6k epsilon naught a by 3d। तो हमारे पास आ जाएगा that will be 2k epsilon naught a by d। ओके,
ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स लुक एट द सिनेरियो। हमारे पास एक कैपेसिटर प्लेट्स है ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज d एंड एरिया इज a। ठीक है, दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k जो है वो हमारा इंसर्टेड है। ठीक है, एंड ऑफ डिस्टेंस थिकनेस d/3, और बीच में मेरे पास एक मेटल प्लेट जो है वो हमारा इंसर्टेड है। तो सवाल ये है, जो दोनों प्लेट्स है उन दोनों प्लेट के बीच में हमारा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो हमारा कितना काम कर रहा है। ठीक है, राइट। तो किस तरीके से करेंगे, तो ध्यान दो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये वाले सिस्टम का कैपेसिटेंस को निकालते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये जो मेटल है वो हमारा कैपेसिटेंस में कहीं पर भी कोई भी टेक पार्ट नहीं करेगा, इसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। तो हमारे पास जो ये यहां पर मेरे पास C1 है, ये मेरे पास C1 कितना है, दैट विल बी इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D/3, दैट इज इक्वल्स टू 3K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये मेरे पास C1 है और वही मेरा C2 का भी वैल्यू है। C3 जो है वो मेरा इंफिनिटी है। बेसिकली जो हमारा मेटल होता है वो मेटल का डाइलेक्ट्रिक हमेशा ही हमारा मेटल का जो हमारा K है वो इंफिनिटी होती है। द रीजन इज वेरी सिंपल, उसके अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाती है और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 होती है। तो ऑब्वियस बात है, मेटल का K जो है वो हमारा इंफिनिटी है। ठीक है, तो उसको तो हम कंसीडर भी नहीं करेंगे, तो वहां पर तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो हमारे पास जो C इक्विवेलेंट होगा वो इसका आधा होगा, क्योंकि C1 और C2 हमारा सीरीज में है। तो दैट विल बी 3K एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D। ठीक है, तो हमारे पास जो चार्ज आएगा, दोनों प्लेट पे जो फ्री चार्ज क्रिएट होगा, इस तरफ +Q और इस तरफ -Q, फ्री चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको फ्री लिख देता हूं। तो Q फ्री दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V0, यानी 3K एप्सिलॉन नॉट A V0 बाई 2D। ठीक है, एंड Q फ्री एक बार आ चुका है तो मैं यहां से लिख सकता हूं जो सिग्मा फ्री होगा। देखो, जो फोर्स है वो केवल सिग्मा फ्री पे ही डिपेंड करता है और कोई बात पे डिपेंड नहीं करता है। तो सिग्मा फ्री जो हमारे पास आएगा दैट इज इक्वल्स टू 3K एप्सिलॉन नॉट V0 बाई 2D। ठीक है, सो एक बार मेरे पास अगर ये आ चुका है तो अंदर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल जो इसके ऊपर लगेगा, दैट विल बी 3K एप्सिलॉन नॉट V0 बाई 4D एप्सिलॉन नॉट, सो दैट विल कम आउट टू बी 3K V0 बाई 4D। ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑब्वियसली वो अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो नहीं हो सकता है। ठीक है, सो जो हमारा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा F, दैट विल बी 3K V0 इंटू द चार्ज एप्सिलॉन नॉट V0 बाई 2D into the cross-sectional area. So that will come out to be the charge. So that will be 9 epsilon naught K square V0 square area A divided by 9D square, which can be also written as 1/2 epsilon naught A 3K V0 बाई 2D का होल स्क्वायर, यानी सिग्मा फ्री बाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू 1/2 एप्सिलॉन नॉट A। तो फोर्स पे एक्चुअल में कोई फॉर्मूला वाइज फर्क नहीं पड़ा, हाँ
सिग्मा फ्री जो है वो डेफिनेटली बदल जाएगा ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड मेटल। बाकी फॉर्मूला वाइज कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वाला चीज जो है अगर हम ध्यान दें, दैट इज सिग्मा फ्री बाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर से भी हम इसको देख सकते थे, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया है। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है? जो हमारा दो कैपेसिटर प्लेट्स है उनके बीच का जो सेपरेशन है वो है डी नॉट, एंड जो उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है, दैट डाइलेक्ट्रिक हैज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ के, और उसका जो यंग्स मॉड्यूलस है वो हमारा दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू y। ठीक है, यानी वो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वो कॉम्प्रेसिबल है। अच्छा, कॉम्प्रेसिबिलिटी के कारण जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में थोड़ा सा बदलाव आएगा, उस चीज को हम नजरअंदाज करेंगे। ठीक है, इनिशियली जब कुछ अप्लाइड नहीं था, यानी डिस्टेंस डी नॉट था, उस टाइम पे जो हमारा कैपेसिटेंस है वो दिया हुआ है सिस्टम का सी नॉट, और अब अगर मैंने उसको पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट पर चार्ज करता हूं, तो सवाल यहां पर यह है जो चेंज इन कैपेसिटेंस होगा वो हमारा कितना होने वाला है, वो चीज हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, एज plates get charged, as plates get charged, सिंपल सी बात है, they attract each other, right? और ये जो हमें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ड्यू टू विच कैपेसिटेंस, जो डिस्टेंस है, चेंजेस बाय स्मॉल अमाउंट, that is equals to x. That changes by a very small amount, that is equals to x. ठीक है, समझ में? तो डी नॉट से डी नॉट माइनस एक्स हो जाएगा। अमाउंट बहुत ही स्मॉल होगा क्योंकि यंग्स मॉड्यूलर सब्सटेंस का काफी ज्यादा हाई होता है। तो जो हमारा नया पुराना कैपेसिटेंस था, दैट इज के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, और अब जो नया कैपेसिटेंस होगा, दैट विल बी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस एक्स। So that will be equals to k epsilon naught a by d, 1 minus x by d to the power minus 1, and that will be equals to c naught into 1 plus x by d approximately. x is very small, तो ये approximation में अप्लाई कर सकता हूं। तो मेरे पास जो डेल्टा c आएगा, कैपेसिटेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, that will be c minus c naught, that will be equals to c naught into x by t। अब मुझे x जो है वो निकालना है। ठीक है, अच्छा, फोर्स F कितना लगेगा? वो हम जानते हैं, that comes out to be equals to half epsilon naught a sigma free। ठीक है, यहां पर हमारे पास आया था, याद करो क्या था, सिग्मा फ्री का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आता है। दैट इज व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड। समझ में नहीं आया? यहां पर से हमने किए थे, देखो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए, और ये हमारे पास क्या था, दिस वाज नथिंग बट सॉरी, सिग्मा फ्री बाई, क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी बाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आया था। अच्छा, सिग्मा फ्री कितना होगा? सिग्मा फ्री के बारे में अगर हम ध्यान दें तो सिग्मा फ्री विल बी इक्वल्स टू के सी वी नॉट, के सी नॉट वी नॉट, चेंज तो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होगा सी में, बाई एरिया ए।
इसको हम प्रैक्टिकली सिग्मा एफ लिख सकते हैं। तो फोर्स जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए के स्क्वायर सी नॉट स्क्वायर, सॉरी सी नॉट तो उसके साथ ही है, सॉरी मैं के क्यों लिख रहा हूं, सॉरी सी नॉट वी नॉट बाई ए, तो के स्क्वायर नहीं आएगा, आ जाएगा सी नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, यानी सी नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ जाएगा फोर्स, और ये फोर्स के कारण जो है हमारा स्ट्रेन पैदा होगा। स्ट्रेन जो है वो ध्यान दो दैट इज नथिंग बट x बाई डी नॉट। तो हमारे पास सिंपली हम लिख सकते हैं जो हमारा यंग्स मॉड्यूलस है दैट फोर्स बाई एरिया सी नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स इंटू डी, ये हमारे पास आ जाएगा। सो x जो हमारे पास होगा दैट विल बी सी नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर इंटू डी नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू 5। ये हमारे पास आ जाएगा यंग जो x है उसका वैल्यू। तो x बाई डी का जो हमारे पास वैल्यू आएगा x बाई डी का, तो डेल्टा c विल बी सिंपली सी नॉट क्यूब वी नॉट स्क्वायर इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू 5। So that will be the value of delta C जो हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं। बाय द वे अगर तो हमें एरिया को हटाना पड़े तो हम एरिया का वैल्यू जो है वो यहां से पुट कर देंगे, दैट विल बी डी सी नॉट बाई के एप्सिलॉन नॉट। एरिया का वैल्यू हम सिंपली यहां से सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, बट जो हमारा चेंज इन कैपेसिटेंस है वो बाकी सारे टर्म्स के रिस्पेक्ट में हमारे पास आ चुका है। अगर एग्जाम में फाइनल ऑप्शन में एरिया ना हो तो सिंपली सब्स्टिट्यूट एरिया फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड हमारे पास सी नॉट का वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगा, डेल्टा सी का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा। ओके दोस्तों, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, उस पर ध्यान दो। हमारे पास एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है जिसका चार्ज है Q, और उसके सामने एक डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर रखा हुआ है जिसका वॉल्यूम है V, उसका लेंथ है L इज मच लेस देन X। ठीक है, तो सवाल ये है जो इस पोजीशन में दोनों के बीच पे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो हमारा कितना होगा। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है Q को अगर मैं पॉजिटिव मानता हूं तो ड्यू टू पोलराइजेशन मेरा लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज डेंसिटी क्रिएट होगा माइनस सिग्मा P, और यहां पर मेरा चार्ज डेंसिटी क्रिएट होगा प्लस सिग्मा P। ठीक है, अच्छा यहां पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, लगभग Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस वाले पे अप्लाई हो रहा है, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा 1/k टाइम्स हो जाना पड़ेगा। तो ध्यान देना, हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं जो E माइनस सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट दैट मस्ट बी इक्वल्स टू E बाई K, ये हमारा हो जाना चाहिए। ये चीज तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं, E माइनस सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट दैट मस्ट बी इक्वल्स टू E बाई K, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा 1/k टाइम्स यहां पर हो जाना पड़ेगा। तो सिंपली हम एक चीज लिख सकते हैं, जो हमारा सिग्मा P होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E 1 माइनस 1/k। ठीक है, वो हम लोग डायरेक्टली जो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है वहां से भी ये चीज को निकाल सकते थे,
बट अदरवाइज हम लोग यहां से भी इस तरीके से देख लेंगे, जो सिग्मा पी तो हमारे पास इतना होगा, ठीक है। अच्छा, अब फोर्स कितना होगा? मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। सो जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा F1 वो हमारे पास कितना हो जाएगा? दैट विल बी सिग्मा P इंटू A इंटू Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, ठीक है। या फिर ऐसे सोचो, इसमें अगर दिमाग नहीं लगाना है, चलो कोई बात नहीं, चलो और आसान तरीके से करते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली एक डाइपोल बनाएगा, यानी जो हमारा सिलेंडर है, तो सिलेंडर विल फॉर्म अ डाइपोल, ऑब्वियसली बात है। और उसका जो हमारा डाइपोल मोमेंट होगा P, तो डाइपोल मोमेंट P विल बी सिग्मा P A चार्ज इंटू L, एंड ध्यान देना दैट विल बी सिग्मा P इंटू V। तुम बोलोगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट कैसे मान रहे हो? अरे यार अल्लाह, एक्स बहुत बड़ा है एल के सामने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर पे प्रैक्टिकली हम कांस्टेंट जो है वो हम मान सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल के रेस्पेक्ट में क्यों हमारा एक्सियल पॉइंट पे है, तो हमारे पास फोर्स जो आएगा दैट विल बी Q इंटू 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा। सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू Q सिग्मा P V बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब। नाउ सिग्मा P अगर हम ध्यान दें तो एप्सिलॉन नॉट इज गॉन, तो QE 1 माइनस 1 बाई K बाई 2 पाई x क्यूब इंटू V। एंड नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो हम पुट कर देते हैं, तो फोर्स F जो है वो हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू Q स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई K इंटू V बाई 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू x टू द पावर ऑफ 5। सो दिस इज द केस ऑफ चार्ज डाइपोल इंटरेक्शन। जो हमारा चार्ज और इंड्यूस्ड डाइपोल में जो इंटरेक्शन होता है, दैट कम्स आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई x टू द पावर 5, जो हम लोगों ने केमिस्ट्री के केस में किए थे, याद करो। चार्ज वॉज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई x टू द पावर 4, चार्ज डाइपोल वॉज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई x टू द पावर 3, ठीक है। एंड डाइपोल वॉज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई x टू द पावर 4। चार्ज इंड्यूस्ड डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई x टू द पावर 5, जो हम लोगों ने यहां पर देख सकते हैं, राइट। ओके दोस्तों, तो यहां पर देखते हैं हमारे पास दो कैपेसिटर्स है, दोनों का इनिशियल कैपेसिटेंस C नॉट है, ठीक है, और दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू D नॉट। अब मैंने एक कैपेसिटर के अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो अब बोला है इस पोजीशन में जो दोनों कैपेसिटर के बीच में इंटरेक्शन है वो हमारा कितना होगा। दोनों कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज वेरी वेरी हाई, दैट x इज मच ग्रेटर देन D नॉट, ठीक है। तुम बोलोगे सर दोनों कैपेसिटर के बाहर फील्ड तो जाता ही नहीं है, तो दोनों के बीच पे फोर्स लगेगा ही क्यों? सच है, लेकिन एक्चुअल में इन दोनों का आपस पे जो इंडक्शन होगा, जिस कारण पे आउटर सरफेस पे थोड़ा बहुत चार्ज तो आएगा, जो कैपेसिटेंस को एज सच बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट तो नहीं करेगा, बट उस कारण पे एक बहुत ही ज्यादा छोटा ही सही एक फोर्स जो है वो तो डेफिनेटली हमारे पास दोनों के बीच में लगने वाला है। दैट्स अ प्रीटी ऑब्वियस थिंग।
तो यहां पर जो हमारे पास आ जाएगा, यहां पे जो नया कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी K इंटू सी नॉट। बाय द वे मैंने अभी ध्यान दिया, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने ये एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर गलत लिख दिया था, टेक इट एज एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। वो एक एप्सिलॉन नॉट तो पहले कटा था, वो मैंने थोड़ा गलत लिख दिया हूं। खैर, इसका नया कैपेसिटेंस होगा वो हमारा K सी नॉट होगा। तो हमारे पास जो C इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी सिंपली K सी नॉट बाई K प्लस 1। तो हमारे पास जो चार्ज होगा Q दैट विल बी सिंपली K सी नॉट V नॉट बाई K प्लस 1। ठीक है, दोनों कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो तो सेम ही चढ़ेगा, उस पे तो कोई जो फ्री चार्ज होगा वो दोनों पे डेफिनेटली हमारा सेम चढ़ने वाला है। दैट्स प्रीटी श्योर एंड ऑब्वियस। अच्छा, तो यहां पर क्या होने वाला है, अगर हम ध्यान दें तो यहां पर हमारे पास एक तो यहां पर डाइपोल क्रिएट होगा जिसका डाइपोल मोमेंट होगा P नॉट, दैट विल बी नथिंग बट Q इंटू डी नॉट। ठीक है, और यहां पे जो डाइपोल हमारा क्रिएट होगा वहां पे दो डाइपोल्स क्रिएट होगा, एक तो फ्री चार्ज के कारण और एक पोलराइजेशन चार्ज के कारण। ठीक है, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा P2 अगर मैं ध्यान दूं तो दैट विल बी नथिंग बट Q डी नॉट बाई K। कुल मिला के तो 1 बाई K टाइम्स हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पर तुम अगर फ्री Q इंटू डी नॉट का एक डाइपोल ले रहे हो तो डाइलेक्ट्रिक भी तो डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो डेफिनेटली एक दूसरे का कैंसलिंग होगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट जो इस सिस्टम का होगा वो हमारा इतना हो जाएगा। एंड ये दोनों डाइपोल्स जो है वो अब हमारा आपस में x दूरी पर है, तो जो हमारा फोर्स आएगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, that will be equals to 6 P1 P2 by 4 pi epsilon naught into x to the power of 4। अब P1 और P2 का वैल्यू डाल दो, Q का वैल्यू डाल दो, एंड दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो हमारे पास आ चुका है। ऑब्वियसली बहुत छोटा होगा, टेंडिंग टू 0 होगा क्योंकि x बहुत बड़ा होगा, बट ड्यू टू इंडक्शन एक थोड़ा सा जो चार्ज है, थोड़ा सा जो फोर्स है वो तो हमारा डेफिनेटली इंड्यूस होने वाला है। ओके दोस्तों, यहां पर क्या है, मेरे पास दो स्फेरिकल शेल है, इनर रेडियस है A, आउटर रेडियस है B। मैं इनर शेल को चार्ज दे दिया Q। अच्छा, जो दोनों शेल के बीच में जो हमारा जगह है उस पर आधे पे मैंने मीडियम जो इंसर्ट किया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, बाकी आधे पे जो इंसर्ट किया दैट इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ K2। तो सवाल यहां पर यह है, जो अगर मैं इनर बॉल को चार्ज दे देता हूं Q तो उस टाइम पे दोनों शेल के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा कितना होगा, वो एज अ डिस्टेंस ऑफ R हमें निकालना है। एंड जो दोनों शेल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा कितना होने वाला है। अच्छा, सबसे पहली बात रियलाइज करो, क्योंकि अंदर का और बाहर का जो शेल्स है वो हमारा मेटालिक है, तो वो सब कुछ हमारा इक्विपोटेंशियल पे होगा। तो एक बात तो निश्चित है, जो हमारा E वेक्टर है इन बोथ द रीजियंस विल बी सेम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट पे तो ये हमारा यूनिफॉर्म डेफिनेटली होने वाला है। बट प्रॉब्लम यहां पर ये है, जो हमारा फ्री चार्ज के साथ जो अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्टली कोई भी प्रकार का संबंध जो है वो हमारा नहीं है। तो हम लोग गॉस लॉ तो लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो अंदर पे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा वो निकालना तो काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। तो सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज करें, सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस।
this is definitely not going to work for us. तो अगर हम लोग गॉस लॉ को रेदर देन ई वेक्टर हम डी वेक्टर के लिए अप्लाई करें, क्योंकि डी वेक्टर जो है वो हमारा केवल और केवल हमारा डेफिनेटली हमेशा ही फ्री चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कोई भी एक जनरल डिस्टेंस आर पे अगर देखूं, ठीक है, इंटीग्रल d dot ds that will be equals to simply the q free, and q free is definitely q, ठीक है, q free is definitely q। पर अब सवाल है क्या d भी यूनिफॉर्म है? अच्छा, d हमारा दोस्तों क्या होता है? that is equals to epsilon naught k into e। ऑब्वियस सी बात है, d जो होगा वो हमारा दोनों पार्ट पे सेम नहीं होगा, तो वो तो हम दो पार्ट पे डिवाइड करेंगे। एक बात तो ये चीज ऑब्वियस है। तो अगर हम ध्यान दें, e क्योंकि दोनों पार्ट पे सेम है, तो हमारे पास ये आ जाएगा जो d1 विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट k1 इंटू ई, एंड d2 जो हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट k2 इंटू ई। तो d1 बाई d2 का वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है। अच्छा, यहां से मैं और क्या लिख सकता हूं दोस्तों? ध्यान दो, नीचे वाले पार्ट के लिए इंटीग्रल d डॉट ds जो होगा दैट विल बी d1 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाले पार्ट के लिए जो हमारे पास आएगा दैट विल बी d इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू q, ठीक है। तो सिंपली अगर हम ध्यान दें, d1 का वैल्यू अब हम लोग अगर पुट कर दे तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट k1 आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट k2 इंटू आर स्क्वायर, that will be equals into E, that will be equals to Q। तो यहां से हमारे पास डायरेक्टली अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, that will be 2 पाई एप्सिलॉन नॉट k1 प्लस k2 into r square। So that is the value of electric field in the magnitude। और बाकी वेक्टोरियल टर्म्स में लिखना पड़े, इसका डायरेक्शन तो हमेशा ही आर कैप के अलोंग होगा। आर कैप कैन बी रिटन एज आर वेक्टर बाई आर क्यू, आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर। तो ई वेक्टर जो होगा क्यू आर वेक्टर बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट k1 प्लस k2 इंटू आर क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये चीज हम सबसे पहले ध्यान दें। अच्छा, डेल्टा वी कितना होगा? डेल्टा वी जो होगा वो हमारे पास कितना होगा? ध्यान दो, डेल्टा वी विल बी नथिंग बट इंटीग्रल ई डॉट डी आर, ठीक है, एंड दैट हैज टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम ए टू बी। तो यहां पर अगर हम इंटीग्रेट करने जाएंगे तो q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट k1 प्लस k2 तो बाहर आ जाएगा, इट विल बी सिंपली इंटीग्रल dr बाई आर स्क्वायर एंड इट वेराइज फ्रॉम a टू b, ठीक है। सो यहां पर मेरे पास आ जाएगा q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ab k1 प्लस k2 इंटू ऊपर आ जाएगा हमारे पास b माइनस a। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा v, जो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। तुम टोटल कैपेसिटेंस निकाल के भी कर सकते थे। जो पहले वाला कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ab बाई b माइनस a इंटू k1। दूसरा वाला आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ab बाई k2
सॉरी इनटू K2, ठीक है, बाय B माइनस A, ये दोनों हमारा पैरेलल पे है, तो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 plus K2 into AB divided by B minus A, and charge is given to be equals to Q, तो Q by C will come out to be equals to delta V. तुम वहां से भी डेल्टा V निकाल सकते थे, बट मेन तो यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वो मैं किस तरीके से निकाला हूं वो एक बार देख लो। बाकी जो सेकेंडरी पार्ट्स है वो तो आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे भी करना चाहो। ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ नॉन लीनियर कैपेसिटर इज। जो मेरा कैपेसिटर है उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक है, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका दैट इज डिपेंडेंट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। K इज इक्वल्स टू अल्फा V, अल्फा जो है वो हमारा 1 है, यानी इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हमारा कांस्टेंट नहीं है। अब मैं ये वहां पर एक आइडेंटिकल कैपेसिटर लिया, ये दोनों कैपेसिटर जो है वो ऐसे तो आइडेंटिकल है, यानी अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, इसका कैपेसिटेंस C0 है तो इसका भी C0 है, ऑब्वियसली अब डाइलेक्ट्रिक डाल देने पे हमारे पास C0 नहीं बचेगा। खैर, मैंने एक दूसरा चार्ज्ड आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ इसको मैंने लगा दिया, इस वाले कैपेसिटर को मैंने चार्ज किया टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 156 वोल्ट। जब मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा तो सवाल यह है फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ हमारा कितना होने वाला है, कैसे निकालेंगे? आई होप इट्स प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका जो इनिशियल चार्ज है वो है प्लस 156 C0 माइनस 156 C0। अब जो चार्ज जाने वाला है, ध्यान दो, यहां पर मान लो Q अमाउंट ऑफ चार्ज चला गया, प्लस Q माइनस Q माइनस Q। अब इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाला है, तो 156 C0 Q बाई V0, ठीक है, दैट विल C0 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, Q बाई K C0, ये हमारे पास आ जाएगा, और यही तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज इक्वल्स टू V। ये हमारा दोनों के बीच का फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है, बट K जो है वो खुद हमारा V है, तो K अगर हमारा खुद V है तो हम डायरेक्टली एक चीज लिख सकते हैं जो यहां पर Q विल बी इक्वल्स टू C0 इंटू V स्क्वायर, और यहां से दूसरे वाले से मैं लिख सकता हूं जो 156 C0 माइनस Q दैट विल बी इक्वल्स टू C0 इंटू V। दूसरे वाली क्वेश्चन से मैं ये लिख सकता हूं, सो व्हाट आई हैव इज 156 C0 माइनस C0 V स्क्वायर दैट विल बी C0 इंटू V। C0 इज गॉन, तो V स्क्वायर प्लस V माइनस 156 दैट इज 0, तो V माइनस 12 इंटू V प्लस 13 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो V जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 12 वोल्ट। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉन लीनियर कैपेसिटर, समझ में आ गया होगा, राइट? ओके दोस्तों, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटिव ब्रेकडाउन। तो जो हम लोगों को कैपेसिटर में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्रिएट होती है, तो ऑब्वियस सी बात है, याद करो जहां से हमने चालू किए थे वहां पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो वो हमेशा ही डाइपोल को फाड़ने का ट्राई करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बढ़ाता रहूंगा तो जो फाड़ने का कोशिश है वो भी तो हमारा बढ़ता रहेगा, राइट? नाउ आफ्टर अ सर्टेन टाइम
जहां पर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का पुलिंग फोर्स इतना ज्यादा हो जाए जो कि अंदर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस के बीच का पुलिंग फोर्स से कंपेंशिएट नहीं हो पाएगा, तो वहां पर हमारा मॉलिक्यूल जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट पे सेपरेट आउट हो जाएगा। द नेगेटिव पार्ट में बी इलेक्ट्रॉन और अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मे बी एनीथिंग, बट डेफिनेटली हमारा सेपरेट आउट जो है वो तो हमारा श्योर शॉट हो जाने वाला है। तो वो अगर हमारा होता है तो इस चीज को हम बोलते हैं कैपेसिटिव ब्रेकडाउन। ठीक है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटिव ब्रेकडाउन और कोरोना डिस्चार्ज। ये कोरोना वो कोरोना नहीं है, इसको हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। बेसिकली वो शेप से ही तो कोरोना का नाम आया था। तो इस तरह की जो स्पार्क निकलता है, ठीक है, जो स्पाइक्स होते हैं, द स्पाइक्स इज कॉल्ड बेसिकली द कोरोना। सो दिस इज कॉल्ड द कोरोना डिस्चार्ज। तो यहां पर जो बोला है, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको हमें बनाना है टू स्टोर अ चार्ज ऑफ 10 μC एट द वोल्टेज इक्वल्स टू 1000 वोल्ट। तो ये वाला कैपेसिटर बनाने के लिए जो हमें मिनिमम एरिया का रिक्वायरमेंट होती है, जब दोनों के बीच में हमारा एयर होता है, दैट इज इक्वल्स टू A1, और जब मैं अंदर डाइलेक्ट्रिक डालता हूं तब एरिया का रिक्वायरमेंट होती है A2। K जो है वो हमारा 3 है, और जो डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 8 टाइम्स है एज कंपेयर टू एयर। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 बाई A2। ऑब्वियसली हमारा कैपेसिटेंस फिक्स है, तो A अगर हम मिनिमम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा D भी तो मिनिमाइज होने वाला है। ठीक है, हम लिख सकते हैं पहले एयर वाले केस के लिए, सिंपली हम लिख सकते हैं जो हमारा E होगा उस केस में, दैट विल बी V इंटू D मिनिमम। ठीक है, राइट, ये हम लिख सकते हैं। और दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं जो एप्सिलॉन नॉट A मिनिमम D मिनिमम दैट इज इक्वल्स टू माई C। इस चीज को तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, राइट। एंड यहां से जो मैं लिख सकता हूं उसको मैं क्या बोल सकता हूं, जो एप्सिलॉन नॉट A मिनिमम जो हमारे पास आएगा, यानी A मिन C इंटू D मिनिमम बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और D मिनिमम का वैल्यू में क्या लिख सकता हूं अगर मैं ध्यान दूं, दैट विल बी C बाई एप्सिलॉन नॉट V बाई E। और दोस्तों, तो वहीं पर अगर मैं एयर के बदले मीडियम को लेकर एनालाइज करूं, तो मीडियम के केस में हमारे पास क्या आएगा, अगर हम ध्यान दें तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगा वो तो मेरे पास वही आएगा V बाई D मिन। वहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर जो हमारा कैपेसिटेंस होगा C, दैट विल बी K एप्सिलॉन नॉट A मिन बाई D मिन आएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी A मिन, दैट विल बी C इंटू D मिनिमम बाई K एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना, C दोनों में सेम होना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सेम चार्ज सेम पोटेंशियल डिफरेंस में क्रिएट हो रहा है। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो होगा वो तो हमारा डेफिनेटली सेम ही होना पड़ेगा। तो A मीन जो मेरे पास आएगा दैट विल बी C इंटू D मीन बाई K एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास जो A2 आ जाएगा दैट विल बी C बाई K एप्सिलॉन नॉट, और D मीन का वैल्यू V बाई द ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड
EB डैश। तो ये आ जाएगा मेरे पास A2। ध्यान देना, मुझे C दोनों में सेम ही रखना पड़ेगा, क्योंकि नेट चार्ज डालने पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रही है या सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे सेम चार्ज आना जो है वो हमारे लिए जरूरी है। तो हमारे पास यहां से A2 by A1 जो है दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू कितना, हमारे पास यहां पर आ जाएगा, सॉरी A1 by A2 निकालने बोला है, A1 by A2। तो CB गॉन, एप्सिलॉन नॉट गॉन, तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा K into EB डैश एंड दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 24। K3 है और EB डैश बाई EB, सॉरी, तो वो तो हमें ऑलरेडी 8 दे रखा है, सो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 24। ओके ओके दोस्तों, तो हमारे पास एक डबल लेयर्ड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस है R3। यहां पर R1 से R2 तक जो डाइलेक्ट्रिक है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और जो ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है मेरा E1। एंड दूसरा जो है हमारा बाहर में R2 से R3 जो है वहां पर हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2 और जो हमारा ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E2। It is given K1 R1 E1 is less than K2 R2 E2. Then what is the breakdown voltage of this capacitor? ठीक है, अच्छा तो हम कैसे निकालेंगे? मान लो मैंने अंदर वाले को चार्ज दे दिया प्लस लैम्डा और बाहर वाले को दे दिया माइनस लैम्डा पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो हमारे पास ये वाले सिस्टम का जो कैपेसिटेंस आएगा, हमारे पास ये वाला सिस्टम का जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, उस चीज के बारे में हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, खैर यहां पर K1 है अप टू R1 टू R2। K1 जो है वो है मेरा अप टू R1, सॉरी अप टू R1 टू R2। तो जो मेरा C1 होगा वो C1 मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 डिवाइडेड बाई ln R1, सॉरी R2 बाई R1। और सिमिलरली जो दूसरा C2 हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 बाई ln R3 बाई R2। C1 and C2 are in series। अच्छा, अब जो मैंने फ्री चार्ज प्रोवाइड कर दिया वो मैंने कर दिया हूं लैम्डा। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने का ट्राई हो रहा है, जो ट्राई हो रहा है दैट विल बी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, अच्छा तो इसके अंदर कितना हो जाएगा, पहले वाले पे डिवाइडेड बाई K1 हो जाएगा और दूसरे वाले पे कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई K2 हो जाएगा। तो पहले वाले का जो मैं देख सकता हूं, जो E1 जो हमारा होना चाहिए दैट विल बी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू R। इसको E1 डैश बोल देता हूं क्योंकि एक काम करो, इन दोनों को नाम दे दो E1 नॉट और E2 नॉट, क्योंकि कंफ्यूजन दूर हो जाए, थोड़ा नाम दे दो। ठीक है, और जो हमारा E2 आएगा दैट विल बी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू R। ध्यान दो, जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो अगर पहला वाला ब्रेकडाउन होना होगा तो मेरा लेफ्ट वाले सरफेस पे होगा, एकदम इनर मोस्ट सरफेस पे, और अगर दूसरा वाला डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन होना होगा तो जस्ट जंक्शन पर होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम ये चेक करेंगे यहां पर E1 नॉट इक्वल्स टू लैम्डा मैक्स। मान लो पहले वाले पे पहले ब्रेकडाउन होता है तो उसके लिए मैं लैम्डा मैक्स निकालना चाहूंगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू R1, क्योंकि यहां पर मुझे ब्रेकडाउन कराना है। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं लैम्डा मैक्स निकालने जाऊं
तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू R2। अगर मैं बोलता हूं जो पहले मेरा इनर सरफेस पे ब्रेकडाउन होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग ये मेरा लैम्डा मैक्स है, और अगर मैं बोल रहा हूं आउटर सरफेस पे होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा लैम्डा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां का जो लैम्डा मैक्स आ रहा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 R1 E1 नॉट, दैट विल बी लेस देन यहां का लैम्डा मैक्स जो कि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 R2 E2 नॉट। तो ऑब्वियसली गेम जो है वो तो मेरा इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि यहां पर सबसे पहले हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा, यहां पर ब्रेकडाउन होने का नौबत ही नहीं आने वाला है। तो हम जो प्रोवाइड करेंगे लैम्डा मैक्स दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 R1 E1 naught. That is the value of lambda max. That is the charge per unit length, and the capacitance per unit length will be nothing but the C1 and C2, they are in series. तो अगर मैं यहां पर डेल्टा V निकालने जाऊंगा तो that will be lambda max by C equivalent. C equivalent 1 by C equivalent जो होगा that will be simply 1 by C1 plus 1 by C2. चलो भाई 1 by C1 और 1 by C2 अगर हम पुट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा V इक्वल्स टू लैम्डा मैक्स दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 R1 E1 नॉट 1 by C1 ln R2 by R1 divided by 2 pi epsilon naught K1 plus ln R3 by R2 by 2 pi epsilon naught K2. So 2 pi epsilon naught तो चला गया है, that will simply come out to be equals to K1 R1 E1 naught 1 by K1 ln R2 by R1 plus 1 by K2 ln R3 by R2. So that will be the delta V, the potential difference between the maximum potential difference between the inner and the outer layer. So दोस्तों अब हम लोग लगभग कैपेसिटर्स को खत्म कर चुके हैं। अब लास्ट चीज बचा हुआ है, दैट इज द फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स। लेट्स सी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर फोर्स किस तरीके से लगता है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, कितना लगता है, वो सारे हम देखने वाले हैं।